इस वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2004 में पूछे गए ज्योग्राफी विषय के 13 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह सभी क्वेश्चंस यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन द कॉज फॉर रीजनल इम्बैलेंस इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित कथन निम्न विकसित देशों में क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों की व्याख्या करते हैं। नीचे दिए गए कोड में से सही समुच्चय बताइए। इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और यह चारों स्टेटमेंट्स लेस डेवलप्ड कंट्रीज निम्न विकसित देशों में रीजनल इम्बैलेंस क्षेत्रीय असंतुलन के कारणों के बारे में बता रहे हैं। अब इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं, इसका चयन हमको करना है। अब हम जानेंगे कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कौन से। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में 45 लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट जारी की है। इनमें 33 कंट्रीज़ अफ्रीका से हैं, 8 कंट्रीज़ एशिया से हैं, 3 ओशनिया से हैं और 1 कंट्री नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है। एशिया में कुछ लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं भारत के चारों ओर, जैसे नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एक्सेट्रा। यह सारे के सारे लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। इसके बाद अब हम लोग रीजनल इम्बैलेंस के बारे में जानेंगे। आखिर यह क्षेत्रीय असंतुलन होता क्या है। देखिए, रीजनल इम्बैलेंस का मतलब है डिफरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ रीजन। जैसे सपोज करिए यह एक कंट्री है, यह एक स्टेट है, इसके 2 पार्ट हैं, एक पहला पार्ट, एक दूसरा पार्ट। यह जो पहला पार्ट है यह पार्ट 2 की तुलना में रिलेटिवली ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा विकसित है। वहीं पार्ट 2 पार्ट 1 की तुलना में नॉन डेवलप्ड है या इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड है। पार्ट 1 के रिलेटिवली डेवलप्ड होने के पीछे कई एक कारण हो सकते हैं, जैसे इसकी लोकेशन, इसका क्लाइमेट, इस पर पाई जाने वाली सॉइल, इसकी हाइड्रोलॉजी, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, एक्सेसिबिलिटी। यहाँ पर हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ हो, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स बहुत अच्छे से डेवलप कर दिए गए हों। यह भी हो सकता है कि यह पार्ट 1 मार्केट एरिया के पास में हो। इस पार्ट 1 में रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी के कारण और मार्केट एरिया के पास होने के कारण यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो गया है। देखिए, कहीं पर भी अगर एक इंडस्ट्री लगती है तो उस एक इंडस्ट्री के लगने से उसके आसपास कई सारी इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो जाती हैं और किसी क्षेत्र में इंडस्ट्रीज़ का पाया जाना यह शो करता है कि वह एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है। वहीं पार्ट 2 के रिलेटिवली नॉन डेवलप्ड होने का कारण हो सकता है कि यहाँ पर रिसोर्सेस और फैसिलिटीज़ की कमी हो। यह भी हो सकता है कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स बहुत पाए जा रहे हों, लेकिन उन नेचुरल रिसोर्सेज को आज तक सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा सका है। इसलिए यह भाग 2 अभी भी नॉन डेवलप्ड स्टेट में है। एक राज्य में कुछ भाग डेवलप्ड हो सकते हैं और उसी राज्य के कुछ भाग नॉन डेवलप्ड भी हो सकते हैं। जैसे यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो ओवरऑल महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट है, लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र अभी भी नॉन डेवलप्ड स्टेट में हैं। इसी तरीके से गुजरात का सौराष्ट्र भी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और कर्नाटक का उत्तरी भाग भी एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी एक देश के विभिन्न भागों में रिलेटिवली डेवलप्ड और रिलेटिवली नॉन डेवलप्ड एरियाज़ के कोएग्जिस्टेंस के कारण ही रीजनल इम्बैलेंस होता है। यहाँ क्वेश्चन में
रीजनल इम्बैलेंस के 4 कारणों के बारे में बताया गया है। पहला कारण है रीजनल वेरिएशन इन द रिसोर्स एंडोमेंट, मतलब किसी देश के कुछ भागों में तो अच्छे रिसोर्सेस पाए जाते हैं और कुछ भागों में ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं पाए जाते हैं। इसके कारण भी रीजनल इम्बैलेंस होता है। ए सही है। दूसरा ऑप्शन है डिस्पैरिटीज़ इन लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहीं पर होगा जहां पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होगी। स्टेटमेंट ए में हमने जाना कि किसी देश के विभिन्न भागों में रिसोर्स की अवेलेबिलिटी अलग अलग प्रकार की होती है। अब जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे वहाँ तो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो जाएगा, और जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं होंगे वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं होंगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डिस्पैरिटीज़ इन लेवल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी किसी देश में रीजनल इम्बैलेंस का कारण है। तीसरा ऑप्शन है वेरिएशंस इन जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। देखिए, दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में बहुत अधिक वेरिएशंस पाया जाता है, जहाँ पर प्लेन एरिया बहुत कम है, ज़्यादातर एरिया पहाड़ और पठार हैं। इसके बावजूद भी उन देशों ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया है, वहाँ ज़्यादा रीजनल इम्बैलेंस नहीं है। इस आधार पर ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी है डिस्टॉर्शंस इन अर्बन हायरार्की। देखिए, अर्बन हायरार्की रीजनल इम्बैलेंस का एक कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टॉर्शंस इन द अर्बन हायरार्की। यह अर्बन हायरार्की का अपोजिट है, इसलिए स्टेटमेंट डी भी नहीं होगा। इस आधार पर हमारे 2 स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी सही हैं, और इस कारण से हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज दी हुई हैं, वहीं लिस्ट 2 में इन कॉन्सेप्ट्स और इन थ्योरीज को देने वाले ज्योग्राफर्स का नाम लिखा हुआ है। लिस्ट 1 की एंट्रीज़ को लिस्ट 2 की एंट्रीज से सही मिलान करते हुए हमें दिए हुए इन चारों कोड्स में से सही विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले हम देखेंगे सेटलमेंट हायरार्की या बस्ती श्रेणीबद्धता को। देखिए, सेटलमेंट हायरार्की या अर्बन सेटलमेंट हायरार्की या सेंट्रल प्लेसेस की हायरार्की का ये जो कॉन्सेप्ट था, यह वाल्टर क्रिस्टॉलर का कॉन्सेप्ट है। किसी एरिया के या किसी रीजन के सभी सेटलमेंट्स अलग अलग साइज़ के होते हैं। कुछ सेटलमेंट्स बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ सेटलमेंट्स छोटे साइज़ के होते हैं, कुछ सेटलमेंट्स और भी छोटे साइज़ के होते हैं, और कुछ सेटलमेंट्स सबसे छोटे साइज़ के होते हैं। साइज़ का मतलब है साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। जितनी कम पॉपुलेशन होगी, सेटलमेंट का क्षेत्रीय आकार भी छोटा होगा। अधिक पॉपुलेशन होगी तो सेटलमेंट का जो एरियल एक्सटेंट है वो और भी अधिक होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सेटलमेंट, चाहे वो छोटा हो या वो सबसे बड़ा सेटलमेंट हो, कोई ना कोई काम जरूर करता है। उस सेटलमेंट के एक या एक से अधिक फंक्शंस होते हैं, और इन फंक्शंस के अंतर्गत वो सर्विसेज और गुड्स, सेवाएं और वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं। यह सेटलमेंट्स कभी भी आइसोलेशन में नहीं रह सकते। कोई सेटलमेंट ऐसा कभी नहीं कह सकता कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं अपने सारे कार्य स्वयं कर सकता हूँ। एक बड़ा नगर दूध, साग सब्जी और सस्ती लेबर के लिए अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर रहता है, और वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग रोजगार के लिए उस बड़े शहर पर निर्भर रहते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चाहे छोटा सेटलमेंट हो या उसके पड़ोस में स्थित बड़ा सेटलमेंट हो, ये सारे के सारे सेटलमेंट्स फंक्शंस के आधार पर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। यह सभी सेटलमेंट्स आपस में एक दूसरे को अपनी सर्विसेज और गुड्स, सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करते रहते हैं। प्रत्येक सेटलमेंट का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है, जिसको कि हम सर्विस एरिया या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं। किसी क्षेत्र के सेटलमेंट्स को साइज, फंक्शन और सर्विस एरिया के आधार पर
हायरार्किकल ऑर्डर में कई ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे यदि हम अपने क्षेत्र में सभी गांव को एक ग्रुप में रख दें, गांव से बड़े जो टाउन्स हैं उनको एक ग्रुप में रख दें, टाउन्स से बड़े जो और बड़े शहर हैं, सिटीज़ हैं, उनको एक ग्रुप में रख दिया जाए, तो इस प्रकार से किसी एरिया में अगर साइज, फंक्शन और सर्विस एरिया के आधार पर हम सभी सेटलमेंट्स को हायरार्किकल ऑर्डर में एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेटलमेंट सेंट्रल प्लेस कब बनता है? ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक सेटलमेंट तब सेंट्रल प्लेस बनता है जब वह अपने पड़ोस में स्थित सेटलमेंट्स को अपनी सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करता है। यही तो क्रिस्टॉलर के द्वारा 1933 में इंट्रोड्यूस्ड की गई सेटलमेंट हायरार्की की मेन थीम है। क्रिस्टॉलर ने दक्षिण पश्चिम जर्मनी में 7 सेंट्रल प्लेसेस को पहचाना। यह सभी 7 ग्रुप ऑफ सेंट्रल प्लेसेस जो कि यहाँ पर मैंने दिखाए हुए हैं इस ट्रायंगल में, ये हायरार्किकल ऑर्डर में स्थित हैं। इस हायरार्किकल ऑर्डर में यदि आप देखें तो सबसे नीचे बाजार पुरवा का स्थान है और वहीं सबसे ऊपर प्रादेशिक राजधानी नगर का स्थान है। यदि नीचे से ऊपर की ओर चला जाए तो इन सेंट्रल प्लेसेस की संख्या में कमी आती जाती है, अर्थात हमारा जो रीजन है उसमें बाजार पुरवाओं की संख्या बहुत अधिक होगी और प्रादेशिक राजधानी नगर एक ही होगी। इसी प्रकार यदि हम नीचे से ऊपर की ओर चलें तो सर्विसेज और गुड्स की जो वैरायटी है उसमें बहुत अधिक विविधता आती चली जाएगी। नीचे के स्तरों में हमें सीमित प्रकार की सर्विसेज और गुड्स प्राप्त होंगी, वहीं हमें ऊपर के एरियाज़ में विभिन्न प्रकार की सर्विसेज और गुड्स प्राप्त होंगी। नीचे से ऊपर की ओर जाने में इन सेंट्रल प्लेसेस का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है या जो इनका प्रभाव क्षेत्र है उसके आकार में भी वृद्धि होती चली जाती है। बड़े सेंट्रल प्लेसेस का सर्विस एरिया बड़ा होता है तथा वह अपने से छोटे सेंट्रल प्लेसेस को विविध प्रकार की सेवाएं तथा सामान प्रदान करते हैं। इस आधार पर यदि हम देखें तो सेटलमेंट हायरार्की के बारे में क्रिस्टॉलर ने बताया था। वाल्टर इजार्ड अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट थे और इनको फाउंडर या फादर ऑफ रीजनल साइंसेस कहा जाता है। इस आधार पर रीजनल एनालिसिस को देने वाले या क्षेत्रीय विश्लेषण के बारे में बताने वाले जोग्राफर का नाम है वाल्टर इजार्ड। ग्रोथ पोल थ्योरी या विकास ध्रुव सिद्धांत रीजनल ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है और यह सिद्धांत पेरोक्स के द्वारा दिया गया था। W. रोस्टोव जो कि USA के एक इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने विकसित देशों के अनुभव के आधार पर बताया कि किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। मतलब रोस्टोव ने स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया है। इस तरीके से यदि हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन में कहा जा रहा है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज एट नेशनल लेवल डू नॉट नेसेसरली लीड टू रैपिड ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पकाल में संतुलित क्षेत्रीय विकास की रणनीतियां निश्चित रूप से तीव्र आर्थिक वृद्धि नहीं प्राप्त करती। रीजन में कहा जा रहा है नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजीज आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्राइटेरिया एंड नॉट ऑन रीजनल बैलेंस क्राइटेरिया। राष्ट्रीय आर्थिक विकास की रणनीतियाँ आर्थिक सामर्थ्य के अभिलक्षणों पर आधारित होती हैं, न कि प्रादेशिक संतुलन के अभिलक्षणों पर। सपोज करिए एक फादर है, उसने अपने दोनों बेटों को 50-50 लाख रुपए दिए और दोनों बेटों की असमानता को ख़त्म करने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे बेटे ने उस 50 लाख रुपए को पूरे का पूरा खर्च कर दिया। घर बनवा लिया, कार खरीद ली, कहीं घूम आया, खाने पीने में खर्च कर दिया। वहीं पहले बेटे ने उन 50 लाख रुपयों को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए का इकोनॉमिक प्रॉफिट गेन कर लिया। हम पहले बेटे को तो प्रोडक्टिव
और इकोनॉमिकली एफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन दूसरे बेटे को जिसने पूरा का पूरा पैसा कंज्यूम कर लिया उसको हम प्रोडक्टिव और इकोनॉमिकली एफिशिएंट नहीं कहेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट होती है। अर्थात यदि हम कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट से लाभ न प्राप्त हो तो इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किसी काम का नहीं है। जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात जैसे राज्य हैं, यहाँ पर यदि इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये राज्य चूँकि इकोनॉमिकली एफिशिएंट हैं, यह राज्य प्रोडक्टिव हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा होगा। लेकिन वहीं बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य हैं, ये राज्य नॉन प्रोडक्टिव हैं। इन राज्यों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा प्राप्त नहीं होगा, अर्थात यह राज्य इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट हैं। 2 या 3 राज्यों के डेवलपमेंट को बराबर करने के लिए बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि यदि सभी राज्यों को बराबर पैसा दिया जाए, उनकी रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म किया जाए तो इससे कोई आर्थिक लाभ होगा, यह ज़रूरी नहीं है। भारत में राज्यों के मध्य जो रीजनल इम्बैलेंस है, यदि उसको ख़त्म करने के लिए पैसा दे दिया जाए तो हो सकता है कि वह राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म कर लें, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार की बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज से नेशनल इकोनॉमी ग्रो करेगी। इस आधार पर हमारा कथन बिल्कुल सही है। रीजन में कहा जा रहा है कि नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजीज आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एफिशिएंट क्राइटेरिया एंड नॉट ऑन रीजनल बैलेंस क्राइटेरिया। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं नेशनल लेवल पर, वो यह ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि उनकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होगी। वह इस आधार पर नहीं बनाई जाती कि 2 राज्यों के रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म कर दिया जाए। इस आधार पर हमारा कारण भी सही है। अगर राज्यों के मध्य रीजनल इम्बैलेंस को ख़त्म करना है तो रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बनाइए, और यदि देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजीज का निर्माण करना पड़ेगा। इस आधार पर हमारा रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है और हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टैंक इरिगेशन। भारतवर्ष के किस राज्य में उच्चतम प्रतिशत तालाब सिंचाई है? कुल सिंचित क्षेत्र में, टोटल इरिगेटेड एरिया में तालाब द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ प्रोड्यूसर ऑफ माइका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का उत्पादन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है झारखंड। झारखंड में कोडरमा जिला, गिरिडीह जिला, हजारीबाग जिला अभ्रक के उत्पादन में बहुत प्रसिद्ध हैं। कोडरमा विश्व की सबसे बड़ी अभ्रक मंडी है। इसको अभ्रक नगरी या कैपिटल ऑफ माइका भी कहा जाता है। वर्तमान समय में भारत में अभ्रक के भंडार और उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज़ नोन फॉर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लैंडस्लाइड्स। निम्न में से किस प्रदेश में भूस्खलन आवृत्ति अधिक है? इस प्रश्न का सही जवाब है हिमालय। हिमालय में सबसे अधिक लैंडस्लाइड्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ ए स्टील प्लांट। निम्नलिखित में से कौन से शहर में इस्पात उद्योग है? तो हॉसपेट जो कि कर्नाटक में है, यहाँ पर इस्पात उद्योग है। यहाँ पर विजयनगर स्टील प्लांट स्थित है। यह स्टील प्लांट इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी या देसी तकनीकी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन दिया है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, और लिस्ट 2 में राज्यों के नाम दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है, चूँकि हम यूजीसी नेट दिसंबर 2004 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। वह डाटा पुराना हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2011 का लेटेस्ट सेंसस का डाटा दिया हुआ है। लिस्ट 1 में दिए हुए अर्बनाइजेशन के प्रतिशत को संबंधित राज्य से मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, सेंसस 2011 के अनुसार भारत में
नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत था 31.1%। और गोवा भारत का सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट है। यहाँ पर 62.2% पॉपुलेशन नगरों में निवास करती है। यदि इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 45.2% अर्बनाइजेशन था महाराष्ट्र में। 47.7% अर्बनाइजेशन वाला राज्य था केरला। 11.3% अर्बनाइजेशन वाला राज्य था बिहार और 37.5% अर्बनाइजेशन वाला राज्य था पंजाब। इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स? दो चरों के बीच सह संबंध मापन के लिए उपयुक्त तकनीक कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि कई एक तकनीक हैं जो कि दो वेरिएबल्स के मध्य सह संबंध या एसोसिएशन को मेज़र करती हैं। जैसे सबसे पहली टेक्निक है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दी हुई है। इसके साथ साथ हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का भी यूज़ कर सकते हैं, कंकरेंट डेविएशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, स्कैटर डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि स्कैटर डायग्राम से हम एसोसिएशन की क्वांटिटेटिव वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ एसोसिएशन है या नहीं है इसको ही देख सकते हैं। हम कैंडाल्स का टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं एसोसिएशन देखने के लिए। साथ ही साथ पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का भी यूज़ कर सकते हैं और क्रैमर्स की वी वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं दो चरों के मध्य सह संबंध को मापने के लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब है कार्ल पियर्सन सह संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following sampling method is suited for a family planning survey in a district where a sample of 1000 households has to be selected from the total of 25,000 households living in both rural and urban areas? एक जिला जहां 25,000 परिवारों में से, जो कि ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में निवास करते हैं, 1,000 परिवारों का प्रतिदर्श चुनना हो तो वहां परिवार नियोजन सर्वेक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन प्रतिदर्श विधि उपयुक्त होगी? इस प्रश्न का सही जवाब है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन दी हुई है 25,000 हाउस होल्ड्स या 25,000 परिवारों की। यह 25,000 परिवार ग्रामीण और नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में रहते हैं, नगर और ग्राम। माना 25,000 परिवारों में से 60% परिवार नगर में हैं और शेष 40% परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अब हमको चयन करना है 1,000 सैंपल्स का, तो हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हुए इन नगरीय क्षेत्रों से 1,000 के 60% परिवारों का चयन करेंगे, अर्थात हम 600 परिवारों का चयन करेंगे और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से इन 1,000 के 40% परिवारों का चयन करेंगे, अर्थात 400 परिवारों का चयन करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशंस विद द हेल्प ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट? काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन वितरणों के परीक्षण के लिए सही नहीं है? एक्चुअल में काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने से पहले कुछ क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करना पड़ता है। उन्हीं में से कुछ क्राइटेरिया इन 4 ऑप्शंस में दिए हुए हैं और एक क्राइटेरिया गलत है, उसी का चयन करना है। देखिए, काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। काई स्क्वायर टेस्ट 2 तरीके के होते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट और काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने से पहले कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे डाटा हमेशा क्वांटिटेटिव होगा और वह हमेशा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होगा। सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए। किसी भी आइटम की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से
कम नहीं होनी चाहिए। टेस्ट के लिए जितने भी ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट किए जा रहे हैं वो लार्ज होने चाहिए, अर्थात 10 से अधिक होने चाहिए, क्योंकि यदि सैंपल साइज़ बड़ा होगा तो हमारे टेस्ट का जो रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा। इस आधार पर ऑप्शन बी गलत है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जीआईएस पॉलीगॉन रेफर्स टू, जीआईएस में बहुभुज का अर्थ है। देखिए, जीआईएस में अर्थ सरफेस के फीचर्स को पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के माध्यम से दर्शाया जाता है। पॉलीगॉन की जो डेफिनेशन है वो है कि पॉलीगॉन इज ए होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 2D स्पेस या 2D सरफेस। पॉलीगॉन के अंदर का जो एरिया होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है, अर्थात पूरे का पूरा एरिया जो कि पॉलीगॉन के अंदर का है वो एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी या एक ही प्रकार के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अर्थ की सरफेस पर कई सारे लैंड यूज कैटेगरीज पाई जाती हैं। फॉर एन एग्जांपल, क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट, रिवर, लेक्स, बिल्टअप एरिया। यदि किसी एक पॉलीगॉन से किसी एक फॉरेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट किया जाए तो उस पॉलीगॉन के अंदर हर पॉइंट फॉरेस्ट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात वह पॉलीगॉन होमोजीनियस होगा। पॉलीगॉन्स के द्वारा अर्थ सरफेस के फीचर्स की 2 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस आधार पर यदि हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी सही है, अ होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड गिव द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दी हुई हैं, इनका मिलान करते हुए सही कोड का चयन करना है। सबसे पहले दिया हुआ है मीन। मीन का संबंध है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। इनका मेन काम है किसी डेटा सेट का सेंट्रल पॉइंट ज्ञात करना और उस सेंट्रल पॉइंट के आधार पर उस पूरे के पूरे डेटा सेट को समराइज कर देना। 3 जो मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं उनमें से एक मीन है, दूसरा मीडियन है और तीसरा मोड है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी कर्व या आवृत्ति वक्र। देखिए, फ्रीक्वेंसी के आंकड़ों को एक बार डायग्राम के रूप में प्रदर्शित करते हुए यदि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्लास इंटरवल को और वर्टिकल एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाए तो इस प्रकार का जो ग्राफ बन के तैयार होता है उसको हिस्टोग्राम या आयत चित्र कहा जाता है। हिस्टोग्राम किसी डेटा सेट में फ्रीक्वेंसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इस हिस्टोग्राम में प्रत्येक बार के ऊपर यदि एक मिड पॉइंट बना दिया जाए यहाँ पर इस तरीके से और इन मिड पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो इस प्रकार से बना हुआ ग्राफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। और यदि इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को स्मूथ कर दिया जाए तो यह कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। इस आधार पर फ्रीक्वेंसी कर्व का संबंध है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। नेक्स्ट है प्रिंसिपल कंपोनेंट। इस प्रिंसिपल कंपोनेंट का संबंध है कंपोजिट इंडेक्स से। देखिए, कंपोजिट इंडेक्स हो या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो, यह दोनों ही किसी डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने का काम करते हैं। ये दोनों मल्टीपल वेरिएबल्स को कुछ डायमेंशंस में समराइज कर देते हैं और इससे डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाती है। कंपोजिट इंडेक्स मल्टीपल वेरिएबल्स को एक सिंगल स्कोर में रिड्यूस करता है, जबकि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या प्रिंसिपल कंपोनेंट मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंसिपल कंपोनेंट्स में रिड्यूस करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के द्वारा कंपोजिट इंडेक्स को बनाया जा सकता है। इस तरह से प्रिंसिपल कंपोनेंट का संबंध है कंपोजिट इंडेक्स से। कनेक्टिविटी मैट्रिक्स हमेशा नेटवर्क एनालिसिस में बनाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस से।